चैप्टर 10 समय गुजर जाता है। उस रात के बाद कई हफ्तों तक किरनी, हालांकि काफी व्यस्त और संतुष्ट था, उसे बेचैनी का एहसास होता रहा कि शायद वे हमेशा के लिए फंस गए हैं। अगर रानाटोंगा कभी वापस नहीं आया तो फिर भगवान उनकी मदद करें। जहाज आने में सालों लग सकते हैं। रतालू के खेत में काम करते हुए, मछली पकड़ते हुए या और भी बहुत कुछ करते हुए वह निजी तौर पर इस मामले को लेकर चिंतित रहता था। लेस्ट्रेंज से इस बारे में बात करने की परवाह न करते हुए वह कभी कभी डिक से इस बारे में बात करता था। डिक, जो लगभग कुत्ते की तरह गूंगा था, के पास शब्द थे, लेकिन अभी तक जुड़े हुए भाषण का कोई उपयोग नहीं था। कभी कभी विचारशील, लगभग हमेशा व्यस्त बच्चा अपनी खुद की जिंदगी जीता हुआ लगता था और हालांकि वह उस आदमी का बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन जब उसे अकेला छोड़ दिया जाता था तो वह बहुत खुश रहता था। फिर भी मिस्टर किर्नी कभी कभी बच्चे से इस तरह बात करते थे जैसे कि वो उसे समझ रहा हो, और अगर वह सिर्फ डिक से ही अपनी शंकाएं व्यक्त करता तो उसे राहत मिलती। कभी कभी जब वह व्यक्ति मछली पकड़ने जाता था तो लेस्ट्रेंज उसे छोटी नाव में ले जाता था और लेस्ट्रेंज अन्य कामों में लगा होता था, और बच्चा अपनी थोड़ी को नाव पर रखे बिना कुछ बोले या मन ही मन गुनगुनाता हुआ देखता रहता था, जबकि चमकीले रंग की मछलियां उसके पास से गुजरती थीं या चारे को सूंघती थीं। हाँ, ये बड़ी मछलियां हैं, श्री क्यनी ने एक सुबह कहा जब 3 ग्रम्पस लड़ाई की कतार में आगे बढ़े और क्रिस्टल की दुनिया में गायब हो गए। हेलो, एक रॉककॉर्ड ने चारा ले लिया था। उसने उसे लड़ते हुए नाव पर खींचा और जब वह नीचे के बोर्ड पर गिर गया तो डिक ने उसे अपने गोल मटोल हाथों में पकड़ लिया। मछली, डिक ने कहा। हाँ, अब तुम बात कर रहे हो, दूसरे ने कहा, जो शब्द उसने कहा था उसे सुनकर प्रसन्न होकर, और गल्फरों के बीच से एक उंगली से मछली को पकड़ते हुए। तुम मुझे इसके लिए क्या दोगे? अभी जवाब दो, एह। तुम मुझे इसके लिए क्या दोगे, या मैं इसे पानी में फेंक दूंगा? अभी जवाब दो, सिविम, डिक चिल्लाया। वो उठकर खड़ा हो गया था, खुद को संतुलित कर रहा था, और रंगीन मछलियों के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए हुए था। मिस्टर क्यनी जोर से हंसने लगे, जिससे लेस्ट्रेंज, जो तारों के खेत में निराई कर रहा था, ने पानी के पार से आ रही आवाज सुनी। उसने मछली को बच्चे को सौंप दिया, जिसने उसे पूंछ और गल्फरों से पकड़कर सावधानी से छत की छाया में रख दिया, जहां सूरज की रोशनी उस तक न पहुंच सके। ठीक है, मैं अभिशप्त हूँ, किर्नी ने खुद से कहा। अगर डिक ने अचानक लैटिन में एक लंबा भाषण दिया होता तो नाविक को इस देखभाल और स्वतंत्र विचार के रहस्योद्घाटन पर जितना आश्चर्य हुआ उससे कहीं ज्यादा आश्चर्य नहीं होता। ये बच्चे के पालन पोषण और इस तथ्य को उजागर करने वाली एक प्रकाश की चमक की तरह था कि जंगली लोग अपनी शिक्षा आवश्यकता के स्कूल में शुरू करते हैं, जो भाषाओं का स्कूल नहीं है। उसने फिर से चारा डाला और अपना हुक नीचे गिरा दिया। ऐसा करते हुए वह बच्चे से बात कर रहा था। क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें ये सिखाया है न? खैर, तुम जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा चतुर हो। लाइन को उलझाओ मत, वहाँ तुम चाहो तो इसे पकड़ सकते हो। उसने खुद को छोड़े बिना छोटे हाथ को लाइन पकड़ने दिया और वे साझेदारी में मछलियां पकड़ने लगे। डिक उसके घुटनों के बीच में था और पकड़ी हुई मछलियों को खींचने में मदद कर रहा था। लेकिन उस दिन से उसने बच्चे में एक अलग और ज्यादा जीवंत रुचि लेना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, रानाटोंगा के बारे में उसकी चिंता कम होती गई। एक बात के लिए परेशान होने का कोई फायदा नहीं था, और दूसरी बात ये कि द्वीप का जीवन उसे जकड़ने लगा था। ताड़ के पेड़ की छाया से मापा गया समय, दिन ऐसे बीत गए कि गिनती ही नहीं। कोई पहरेदारी नहीं, कोई चिंता नहीं, और खाना जो इकट्ठा करना बस एक सुखद अभ्यास था। कोई घर नहीं जिसका पछतावा हो। 1 महीने में रंटोंगा का विचार दूर हो गया था, ठीक वैसे ही जैसे जहाज समुद्र रेखा से आगे निकल गया था। 2 महीने में फो का ला पीछे हट गया था, एक अंधेरा दृश्य जो उसे सालों से अलग लग रहा था। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, डिक का जन्म साम नाविक के लिए एक ऐसी रुचि बन गया जो मछली पकड़ने, चट्टानों पर ग्रम्पस को भाला मारने, नए फलों के पौधों के लिए जंगलों की खोज करने या लेस्ट्रेंज की रमनेस पर अटकलें लगाने से भी अधिक रुचिकर थी।
जिसकी हल्की फुल्की विशिष्टताएं एक नई दिशा में फैलती दिख रही थीं, जिस पर अभी ध्यान दिया जाना चाहिए। उसने अपने ही शब्दों को बच्चे द्वारा दोहराते हुए सुना। ये तोते को बोलना सिखाने जैसा था, बस एक अंतर के साथ, क्योंकि इस बातूनी के प्रभाव में डिक अपने शब्दों को एक साथ पिरोने लगा था। उसके पास अपने पिछले जीवन में एकत्रित पुराने शब्दों का एक छोटा सा भंडार था। डिक एम कोको डैडी, लेकिन चाहे खुद को स्कूनर पर पाकर जागने के अजीब नए अनुभव ने धागे तोड़ दिए हों या उसके माता पिता लगभग भाषा भूल गए हों, उसके पास जुड़ी हुई कोई भी बोली नहीं थी। जो व्यक्ति किसी वस्तु में रुचि लेता है, उसकी दो आंखें होती हैं, और डिक में कियनी की रुचि ने उसे लेस्ट्रेंज के लिए खोई हुई चीजें देखने पर मजबूर कर दिया, जिसकी बच्चे के प्रति उदासीनता समय के साथ कम होने के बजाय बढ़ती ही गई। कोई यह कह सकता है कि यह लगभग नापसंदगी के बराबर थी, मानो यहाँ एक जीवित बच्चे की उपस्थिति उसके लिए अरुचिकर थी जो उन मृत बच्चों की प्रतीक्षा कर रहा था। पहले कुछ महीनों के दौरान उसका दिमाग इतना व्यस्त था, नए परिवेश से इतना रोमांचित था, घर को पूरा करने, खरपतवारों से रतालू के खेत को साफ करने और खोए हुए बच्चों द्वारा अधूरे छोड़े गए कामों को पूरा करने में इतना व्यस्त था कि समय वैसे ही बीत गया जैसे किरनी के लिए बीतता था। फिर धीरे धीरे, और जैसे कि समय एक एक करके उसके पंखों के पंख खो रहा हो, लेस्ट्रेंज के लिए दिन लंबे होने लगे। वह शानदार दृश्य जिसने उसे इतना आश्वासन और सांत्वना दी थी, क्या वह पागलपन के बाद पैदा हुआ था? उस क्षतिपूर्ति पागलपन के बाद जो कभी कभी दुख को उदासीनता या हंसी में बदल देता है। क्या ये प्रकृति द्वारा उसके मन को शांत करने के लिए बनाया गया खिलौना था? उसने खुद से यह नहीं पूछा, उसने कुछ भी सवाल नहीं किया, लेकिन मछली पकड़ने में उसकी रुचि खत्म होने लगी और अब जब घर बन चुका था, तो ऐसा लग रहा था कि अब और कुछ नहीं करना है। बच्चे उसके पास कैसे आएंगे, इसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। शायद सपनों में, शायद किसी दर्शन में, या भूत बनकर उसके पास चोरी से आ रहे हों। शायद वह मर जाएगा और वे उसे उस शानदार देश में ले जाने आएंगे जहां वह उनसे मिला था। वह नहीं बता सकता था, उसे केवल इतना यकीन था कि वे आएंगे। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता गया, ऐसा लगा जैसे कि धन्य आश्वासन पर अंधकार का एक अस्पष्ट सा रंग छा गया है, एक ऐसा रंग जो पहले तो इतना अस्पष्ट था कि इसने संतोष को केवल उम्मीद में बदल दिया। शायद उस विवेक का पहला ठंडा स्पर्श, जिसका घर सामान्य है, वो विवेक जो दर्शन के बारे में कुछ नहीं जानता, जो सवाल करता है, पलटता है और संदेह करता है। कौन जानता है? लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उम्मीद ने संदेह का रंग लेना शुरू कर दिया। घर के पास बैठकर पढ़ते हुए आपने लेस्ट्रेंज को पढ़ते हुए रुकते और इधर उधर देखते हुए देखा होगा, एक कदम नहीं, केवल हवा से उड़ते हुए पत्ते की ओर। कभी कभी रात में किरनी उसे लैगून के किनारे घूमते हुए देखती, तारों की रोशनी में स्पष्ट रूप से परिभाषित एक आकृति, सिर झुकाए और हाथों को पीठ के पीछे रखे हुए, एक खुश आकृति नहीं। आजकल वह बहुत कम बोलता था और उसके चेहरे पर वह अलौकिक भाव कुछ कुछ गायब हो गया था, लेकिन वह जो कुछ भी कहता था, वह हमेशा स्पष्ट और सटीक होता था। उसका व्यवहार अधिक सामान्य था, और यदि नाविक से उसकी स्थिति के बारे में पूछा जाता, तो वह अपनी राय में ये बता देता कि वह सज्जन ठीक हो रहे हैं। फिर भी इस आने जाने के मामले ने श्री कियनी के लिए यह एक नीरस समय बना दिया, और केवल डिक के लिए ही वह बड़बड़ा सकता था। जैसा कि मैंने कहा है, बच्चे में उसकी रुचि ने उसे लेस्ट्रेंज के लिए खोई हुई चीजें दिखाईं। डिक के घर के पीछे एक छेद था जहां वह अपने खिलौने छिपाता था, ठीक वैसे ही जैसे कुत्ता हड्डियां छिपाता है। वह इस काम को लेकर बहुत ही गुप्त था। जब कोई नहीं देखता था तो वह चीजों को छिपा देता था। एक दिन किरनी को ये छिपा हुआ सामान मिल गया और उसने अपने पीछे कुछ निशान छोड़े होंगे, क्योंकि अगले दिन छिपने की जगह बदल दी गई थी। डिक के बारे में एक और अजीब बात यह थी कि वह एक मूड से दूसरे मूड में बदल जाता था। कभी कभी वह लैगून के किनारे दौड़ लगाता या पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश करता, जीवन और ऊर्जा से भरा हुआ। फिर कभी कभी वह शांत और चिंतनशील बैठा रहता, अक्सर अपने हाथ जोड़े हुए, जैसे कि किसी अमूर्त बात पर विचार कर रहा हो, दिवास्वप्न देख रहा हो। एक रम बच्चा